हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का हमारा जो वीडियो है वो यूपी टीजीटी इंग्लिश सॉल्व पेपर 2016 से रिलेटेड है, जिनमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके 2016 के यूपी टीजीटी इंग्लिश के पेपर में पूछे जा चुके हैं उससे आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो बने रहिए चैनल के साथ में और अपना एक नोट्स अपने पास रखो। जो भी मैं इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी आप उनको जरूर नोट डाउन कर लीजिए। और एक चीज और फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चंस आप ये मत सोच के पढ़ो कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तो मैं बाद में देख लूंगा। पहले मैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस में देख लूं, क्योंकि अब के एग्जाम में ऐसा हो रहा है कि आपके इजी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, उसके साथ साथ थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं। ग्रामर का पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा अगर हम यूपी टीजीटी या पीजीटी की बात करें इंग्लिश से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड भी हम सेशंस लेके आएंगे। इंग्लिश यूपी टीजीटी से रिलेटेड आज हमारी ये दूसरी क्लास है। इससे पहले फर्स्ट क्लास मैंने ऑलरेडी ले रखी है जो कि उसका वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो बिना डिले किए हुए हम बात कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। उससे पहले आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहां पे आपने डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन कर रखा है, लाइक टेलीग्राम या फेसबुक पे भी इस वीडियो के लिंक को शेयर कर सकते हो। So friends, here we have the first question of the today's video. Solve paper 2016 UPTGT English और जो क्वेश्चन है which of the following statement is incorrect with reference to जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के रेफरेंस कर बात करें तो कौन सा स्टेटमेंट इन चारों ऑप्शंस में से इनकरेक्ट है, आपको इसका आंसर देना है। एंड जल्दी से हम बिना डिले किए हुए जल्दी से इसके ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। In 1671, John Milton issued his last volume of poetry, which contains Paradise Regained and Samson Agonist। ये तो करेक्ट है क्योंकि लास्ट वॉल्यूम में 1671 में इन्होंने ये दो इंपॉर्टेंट वर्क्स अपने लिटरेरी करियर का ये इसको इश्यू किया था। सेकेंड ऑप्शन भी है Paradise Regained is briefer and poorer than Paradise Lost। yes, ये भी करेक्ट है। Option C is Samson Agonist in form has no unity of time, place and action। Option D Lycidas has the color and music of the best Spenserian words। तो इम्पोर्टेंट जो हमारा है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि सैमसन अगेनिस्ट में वी विल सी दैट देयर इज अ यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, और ये इंपॉर्टेंट वर्क है जॉन मिल्टन का। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि इसमें कोई यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन नहीं है। और सैमसन अगेनिस्ट की अगर बात करें हम तो दिस इज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, इससे रिलेटेड आप जरूर सैमसन अगेनिस्ट लिख के आगे उसके फॉर्म की अगर बात करें तो दिस इज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। नंबर सेकंड क्वेश्चन इज which one of the following works of William Shakespeare is written in 6-line stanza and shows decide a sign of immaturity। जो इनके वर्क की बात हो रही है कि कौन सा वर्क इसमें से है जो विलियम शेक्सपियर ने 6-line स्टेंजा में लिखा है, एंड this is the work that has immaturity and what we have seen, what we will see, yeah, what we get from the works of the William Shakespeare that is not up to the mark in this work। जो इस वर्क की बात करें आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस में से तो वो कौन सा वर्क है जो 6-line स्टेंजा में लिखा हुआ है। एंड वी हैव द ऑप्शंस हियर, और डायरेक्टली मैं आंसर की तरफ चलती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सिर्फ आंसर की बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो उससे रिलेटेड हम ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, वीनस एंड एडोनिस। दिस इज द पोएम रिटन इन 6-line stanza form and this is a साइन ऑफ अ लिटिल बिट इमेच्योरिटी, क्योंकि इसके बाद अगर रेप ऑफ द ल्यूक्रेसी की बात करें तो ये 7-line स्टेंजा पोएम में लिखा गया है जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। एंड दीज बोथ आर दी नैरेटिव पोएम्स। इस दोनों की पोएम की बात करें तो नैरेटिव पोएम्स जो विलियम शेक्सपियर ने अपनी लिटरेरी करियर में लिखा है वो दोनों नैरेटिव पोएम्स काउंट होते हैं। और ये भी इससे भी रिलेटेड एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड, इन दोनों से रिलेटेड। कभी आपका रेप ऑफ द ल्यूक्रेसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं या वीनस एडोनिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको इसका आंसर, इसको क्वेश्चन को बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर इस क्वेश्चन को पढ़ना है। और यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर 3, Which one of the following pairs is mismatched? आपने क्वेश्चन को बहुत बारी देखा होगा, एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे क्विक रिवीजन हम कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी से इस चीज को हम पढ़ रहे हैं तो आपका ये चीज रिवाइज भी होता चला जाएगा।
और आपको बताना है कौन सा पेयर इसमें से मिसमैच्ड है, मीन्स अकॉर्डिंग टू इट्स रिटन ईयर, राइटिंग ईयर के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें मैच नहीं करता है। ट्वेल्थ नाइट, हैमलेट, सिम्बलाइन और टेम्पेस्ट, और ये सभी जो वर्क्स हैं ये विलियम शेक्सपियर के इंपॉर्टेंट प्लेज हैं। एंड वी हैव द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी, सिम्बलाइन इज मिसमैच्ड, ये करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि ये जो सिम्बलाइन जो था ये पब्लिश गया है, ये 1611 में लिखा गया था। ओके, तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दे रही हूँ, रिटन इन द ईयर 1611। नंबर 4 क्वेश्चन इज which one of the following is not a title of to the play written by William Shakespeare? विलियम शेक्सपियर की ये सभी प्लेस को इसमें दिखाया गया है ऑप्शंस में से, आपको बताना है कि कौन सा वो प्ले है जो इन्होंने नहीं लिखा है। मींस द टाइटल आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस इज नॉट वन इज नॉट अ प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ऑप्शन डी, हेनरी सेवेंथ इज नॉट अ वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर। यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ, इज नॉट अ प्ले ऑफ शेक्सपियर। ओके, तो ये हमारा जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हेनरी 6 जो है वो भी विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, हेनरी 8 और हेनरी 4, ये सभी जो वर्क्स हैं ये विलियम शेक्सपियर के, ये सभी जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं ये सभी विलियम शेक्सपियर के वर्क्स हैं, और ये क्रॉनिकल प्लेस बोले जाते हैं। ठीक है, क्रॉनिकल और हिस्टोरिकल प्लेस। ठीक है, तो ये भी आप जरूर अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। नंबर 5 क्वेश्चन इज which one of the following plays depicts middle class provincial life? मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में आपको उसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा? एंड वी हैव द ऑप्शंस हियर, एंड डायरेक्टली हम करेक्ट आंसर की ही बात कर लेते हैं, और वो है हमारा ऑप्शन ए, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। ये इंपॉर्टेंट वर्क है विलियम शेक्सपियर का, और जो कि ये पब्लिश हुआ है, सॉरी लिखा गया है 1597 में। यहाँ पे मैं डायरेक्टली मेंशन कर दे रही हूँ, और आप सभी को पता है जैसे कि विलियम शेक्सपियर के जो प्लेस थे वो जो पब्लिश हुए हैं दैट वाज इन द ईयर 1623। 1623 में इनके सभी प्लेस पब्लिश हुए हैं, बट राइटिंग ईयर से रिलेटेड बात भी कर रही हूँ, तो 1597 में मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर ये वर्क इनका लिखा गया है। और इस वर्क में आप देखोगे जिस तरीके से मिडिल क्लास सोसाइटी, मिडिल क्लास सब्जेक्ट मैटर को लेकर के, लाइफस्टाइल को लेकर के ये प्ले विलियम शेक्सपियर ने लिखा हुआ है। मूविंग ऑन टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6, which one of the following work is not written by जॉन मिल्टन? जॉन मिल्टन की बात हो रही है यहाँ पे इस प्ले में, क्योंकि अगर हम टीजीटी की बात करें तो जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, आपके सिलेबस में पूछे जाएंगे वो विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन गाल्सवर्दी ही पूछे जाएंगे। इनके आगे आपके एक क्वेश्चंस भी नहीं होंगे किसी और राइटर से रिलेटेड, या आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, पोएट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट किसी राइटर की बात करें तो उन राइटर्स को नहीं पूछा जाएगा वो जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, या जो अभी मैंने बताया इनके अलावा आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो आप ग्रामर पार्ट, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, पोएट्री और इन चारों राइटर्स को अच्छी तरीके से पढ़ लो, अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि 30-35 डेज बहुत टाइम होता है आपको किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने का। और आगे आने वाले डेज में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट प्लेस से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट जो वर्क्स हैं इन राइटर्स के उससे रिलेटेड। कोटेशंस भी मैं लेके आऊंगी, जो इंपॉर्टेंट कोटेशंस किसी राइटर के बारे में, पोएट के बारे में बोले गए हैं उससे रिलेटेड भी वीडियो होगा आगे आने वाले सेशंस में। तो नंबर 6 क्वेश्चन में जो हमारा करेक्ट आंसर है कि इसमें से कौन सा वर्क जो है वो जॉन मिल्टन का नहीं है, तो दैट इज ऑप्शन डी, एल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड इज नॉट अ वर्क ऑफ द जॉन मिल्टन। बाकी ऑन एजुकेशन, एलोपैथेटिका, ऑन शेक्सपियर, दीज ऑल द वर्क्स ऑफ द जॉन मिल्टन। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, ये जॉन मिल्टन के वर्क्स हैं। और जो इसकी अल्मा द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड की बात कर लें तो ये हमारा जो वर्क है दिस इज मैथ्यू प्रायर का वर्क है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी, इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी बताती जा रही हूँ क्वेश्चंस के साथ में, सो दैट अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी प्रिपेयर्ड रखो, या किसी और एग्जाम के लिए, यूपी टीजीटी के लिए ना सही बट किसी और एग्जाम में आप इन सबको अपने नोट्स में नोट डाउन किए रहोगे तो उसकी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सकते हो। नंबर 7 क्वेश्चन इज which one of the following work is not written by
John Milton, and we have the correct option here, that is option D, The Passionate Pilgrims. ये important work है जो जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा हुआ है. And On His Blindness, On the Late Massacre of Penpont, Ode on the Morning of Christ Nativity, ये सभी important works हैं जॉन मिल्टन के. तो जॉन मिल्टन से रिलेटेड अगला हमारा नेक्स्ट भी क्वेश्चन यही था, 7 नंबर. The Passionate Pilgrim is not written by जॉन मिल्टन, और ये किसका वर्क है? द पैशनेट पिलग्रिम्स, ये है विलियम शेक्सपियर का, ठीक है, जो कि एक एंथोलॉजी है. एंड 20 पोएम्स इसमें इंक्लूडेड हैं, जिसमें सोनेट्स भी इंक्लूडेड हैं विलियम शेक्सपियर के. तो ये हमारा है वर्क है विलियम शेक्सपियर का, एंथोलॉजी ऑफ 20 पोएम्स एंड रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. तो पैशनेट पिलग्रिम्स जरूर आप ध्यान में रखिएगा. नंबर 8 क्वेश्चन, हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर इंड्यूरिंग मैन? एंड एवर इंड्यूरिंग मैन होगा यहाँ पे, एंड नहीं होगा, ठीक है. तो ये किसने रेफर किया है विलियम वर्ड्सवर्थ को? आपके सिलेबस में विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट, एज अ ऑथर पूछे जा रहे हैं. तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है. एस.टी. कॉलरिज ने ये कोटेशन, ये रिमार्क विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए बोला है. और एस.टी. कॉलरिज, ही वाज द ग्रेट कंपेनियन आप कर लो, या उनके को राइटर्स थे जो कि रोमांटिक एरा में अपने वर्क्स को उन्होंने लिखा हुआ है. नंबर 9 क्वेश्चन, अ मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाय हूम? मॉडर्न कॉमेडी की बात करें तो किसने लिखी है ये वर्क? आपको इसका आंसर देना है. एंड वी हैव द ऑप्शंस हियर. ऑप्शन बी और सी और डी तो होंगे नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं पूछे जा रहे हैं. ए और बी में से आपको पता करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, कि किसने लिखा हुआ है अ मॉडर्न कॉमेडी. एंड वी हैव द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ये हमारा करेक्ट आंसर है. क्योंकि विलियम शेक्सपियर की बात करें तो कॉमेडी ऑफ एरर्स विलियम शेक्सपियर ने लिखा है. तो इन चीजों में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा. मॉडर्न कॉमेडी रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज, जॉन गाल्सवर्दीज आइडियाज ऑन ड्रामा आर फाउंड इन? किस वर्क में जॉन गाल्सवर्दी के उनके ड्रामा से रिलेटेड आइडियाज मिलते हैं, या ड्रामा से रिलेटेड उनके आइडियाज को देखा जाता है? यू हैव टू गो फॉर दिस आंसर. एंड ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे. इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट की बात करें तो दिस इज नॉवेल, और यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है, द एंड ऑफ ट्रैंक्विलिटी. दिस इज द करेक्ट आंसर रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन. एंड क्वेश्चन नंबर 10 तक अभी तक हमने डिस्कस किया. प्लीज फ्रेंड, आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए. मैं बार बार कह रही हूँ, शेयर करने से ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगी, और आपको खुद आपका प्रिपरेशन लेवल पता चलेगा कि किस तरीके से आप अपने एग्जाम को पढ़ रहे हो, आपके कॉम्पिटिटर्स कैसे पढ़ रहे हैं, और कितने क्वेश्चंस वो करेक्ट कर रहे हैं, कितने आप करेक्ट कर रहे हो. तो मुझे जरूर कॉमेंट सेक्शन में जो भी आंसर्स आपने करेक्टली अटेम्प्ट किया है इस क्वेश्चन से रिलेटेड इन वीडियोज में, उनको जरूर मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में. नंबर 11 क्वेश्चन, कोक्सन इज अ कैरेक्टर इन? कोक्सन की कैरेक्टराइजेशन की बात हो रही है कि इसका कैरेक्टराइजेशन किस वर्क में मिलता है. एंड वी हैव द ऑप्शंस हियर, ए जस्टिस, एरोपेजिटिका, मैकबेथ और एज यू लाइक इट. तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, जस्टिस. दिस इज द प्ले ऑफ जॉन गाल्सवर्दी का ये वर्क है, ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा. बाकी एरियोपेजिटिका की बात करें तो वो जॉन मिल्टन ने लिखा हुआ है. मैकबेथ की बात करें तो शेक्सपियर ने लिखा हुआ है. एज यू लाइक की बात करें तो ये भी शेक्सपियर का वर्क है, और ये जॉन मिल्टन का है, ठीक है. तो आप सभी ने इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा. और क्वेश्चन जो था, ही वाज द मैनेजिंग क्लर्क ऑफ द सॉलिसिटर जेम्स हो. जेम्स हो जो सॉलिसिटर थे, उनका ये मैनेजिंग क्लर्क था, Coxon, and this is the character characterized in the play of the John Galsworthy in Justice. Number 12 question, which of the following statement is true about Milton's sonnet on his blindness? On his blindness से related इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या ट्रू है मिल्टन के सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस से रिलेटेड? तो आपको बताना है. चलिए ऑप्शंस में पढ़ देते हैं. उसमें ऑप्शन ए, on his blindness is a precursor to Lycidas. Option B, on his blindness is a curtal sonnet. Option C, Milton did not give a title to his sonnet. The title on his blindness is given by later anthologists. या none of the above. इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है. कौन सा इसमें ऑप्शन जो है वो करेक्ट है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? स्टेटमेंट. तो अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट बैठता है, क्योंकि जो एक
ऑन हिज ब्लाइंडनेस की बात करें तो ये सही है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस टाइटल जो था वो मिल्टन ने नहीं दिया था अपने इस सोनेट को। जो इसका टाइटल था, ये जो था वो मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइफ स्पेंड। ये जो था ये टाइटल था। सो जो वर्क था सोनेट था, जिसमें उन्होंने अपने अंधेपन की बात की थी कि मैं ब्लाइंड हो चुका हूँ और मैं कैसे ईश्वर की सेवा कर पाऊंगा अपने इस पोइटिक टैलेंट से। तो वहां पे उन्होंने जो पहली लाइन थी जो इस पोएम की, व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइफ स्पेंट, यही उसका टाइटल था। और विलियम और जॉन मिल्टन ने अपने सोनेट को ऑन हिज ब्लाइंडनेस टाइटल नहीं दिया था, ये बाद में ये टाइटल एंथोलॉजिस्ट के थ्रू ये दिया गया था। 13 क्वेश्चन इज एन इवनिंग वॉक इज अ written by, evening walk किसने लिखा हुआ है? एंड वी हैव द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, विलियम वर्ड्सवर्थ का ये इंपॉर्टेंट वर्क है। और ये जो लिखा गया है इसकी पब्लिकेशन ईयर की अगर मैं बात करूँ या राइटिंग ईयर की बात करूँ तो वो 1793 में ये वर्क इनका पब्लिश हुआ था। नंबर 14 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। अभी तक हमने जॉन मिल्टन से रिलेटेड बात की, वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड बात की। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन वो है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने उस वर्क को नहीं लिखा है, वो वर्क आपको बताना है उसका नेम। और जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, बियॉन्ड इज नॉट रिटन बाय William Wordsworth, Thorn, The Idiot Boy, and Simone Lee. These all the works that was composed by William Wordsworth. Number 15 question of the video. William Shakespeare's Love Labour Lost was a free adaptation of. आपको बताना है कि विलियम शेक्सपियर का ये जो वर्क है लव लेबर लॉस्ट, जो इम्पोर्टेंट प्ले है, वो किसका फ्री एडेप्टेशन है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ये प्लोटस के वर्क से लिया गया है, इसका जो लव लेबर लॉस्ट का जो एडेप्टेशन था, इसका सब्जेक्ट मैटर था। And now moving on to the question number 16, who exclaims in his sonnet that under this curved marvel of thine own, sleep brave tragedian, Shakespeare sleep alone. तो यहाँ पे किस राइटर ने, किस इंपॉर्टेंट पोएट ने अपने सोनेट में ये लाइंस विलियम शेक्सपियर को डेडिकेट की हैं? और इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात कर ले तो we have the right answer, that is option D. William West has written these lines in his sonnet for William Shakespeare. Number 17 question. Who describes William Shakespeare as an upstart crow beautified with our feather? ये इंपॉर्टेंट एक कोटेशन है और इससे रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए या ये मत सोचिए कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जा सकता है कि किस वर्क में उन्होंने ये कोटेशन या ये लाइंस विलियम शेक्सपियर के लिए डिस्क्राइब की है। तो आपको या ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, इन विच वर्क ऑफ रॉबर्ट ग्रीन he described about William Shakespeare as an abstract crow beautified with our feathers. तो उसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए। जैसे इसका जो करेक्ट आंसर है वो रॉबर्ट ग्रीन है, we all know he was a university wits writer। और क्यों ये बोला है? क्योंकि विलियम शेक्सपियर जो थे he was not educated, और जितने भी यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर थे वो एलिजाबेथन टाइम में अपने वर्क्स को, अपने प्लेस को लिखा करते थे, और दे वर ऑल द स्कॉलर्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑफ ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई करी होती है। बट यहाँ पे शेक्सपियर की बात हो रही है कि वो बहुत ज्यादा उस टाइम पे टैलेंटेड एक प्ले राइट थे, जो प्लेस को लिखा करते थे और परफॉर्म भी करते थे, कुछ कैरेक्टर भी अपना प्ले करते थे, लाइक घोस्ट एंड इन सब चीजों का। तो यहाँ पे बात हो रही है कि एक तरीके का जो एक क्रिटिसिज्म या एक अगेंस्ट जो बातें करते थे रॉबर्ट ग्रीन विलियम शेक्सपियर के लिए, तो इसीलिए उन्होंने बोला है एन abstract crow beautified with our feathers, and this was quotation, this was the line said by रॉबर्ट ग्रीन इन हिज वर्क। जिस वर्क में उन्होंने ये लाइन बोली है, दैट वाज ग्रोथ्सवर्थ ऑफ विट। ठीक है, तो ये भी आप ग्रोथ्सवर्थ ऑफ विट, ये वर्क था जिसमें रॉबर्ट ग्रीन ने ये लाइंस बोली हैं विलियम शेक्सपियर के लिए। तो सब यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ। इस वर्क से अगर रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि किस वर्क में रॉबर्ट ग्रीन ने ये लाइंस बोली हैं, तो ग्रोथ्सवर्थ ऑफ विट में ये इन्होंने ये लाइंस विलियम शेक्सपियर के लिए बोली है, एंड दिस वाज
a line that was against William Shakespeare's talent and his dramatic skills. Number 18 question. Who remarked about his father as given below? My father destined me from my infancy to the study of polite literature, which one embraced with such avidity that from the age of 12 I hardly ever retired from my book before midnight. ये कोटेशन, ये लाइंस किसने अपने फादर के लिए बोली है, फादर को डेडिकेट करते हुए बोली है? यस, बिकॉज ऑफ माई फादर व्हाट आई एम टुडे, जो कुछ भी मैं हूँ अपने पिता की वजह से हूँ, क्योंकि कि जो एक चीज थी स्टडी ऑफ पोलाइट ऑफ लिटरेचर के लिए कि मैं अपने आप को मिड नाइट से पहले अपने बुक्स को नहीं रखता था, या मैं मीन्स मिड नाइट तक अपनी किताबों को पढ़ता रहता था लिटरेचर से रिलेटेड। तो ये लाइंस किसके लिए बोली गई हैं, किसने बोली है ये अपने फादर के लिए? एंड द ऑप्शन इज ए इज करेक्ट आंसर। जॉन मिल्टन ने ये लाइंस अपने फादर को डेडिकेट करते हुए लिखी है। और ये जो लिखा है वो किस वर्क में लिखा है? द लाइफ ऑफ मिल्टन, ठीक है, द लाइफ ऑफ मिल्टन में ये लाइंस ये लाइन जॉन मिल्टन ने अपने फादर के लिए लिखी है। नंबर 19 क्वेश्चन. फ्रॉम whom did William Wordsworth speak in his famous line Thy soul was like a star and dwelt apart? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से मैं मेंशन कर दे रही हूँ, और किसी भी एग्जाम में आपके ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जरूर आप अपने माइंड में रखिए, क्योंकि बहुत बारी कोटेशंस ऐसे आ जाते हैं जहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि दो बैक टू बैक कोटेशंस आपसे पूछे जा सकते हैं और सेम राइटर या सेम कुछ आपके जो ऑप्शंस होते हैं वो मिक्सअप होते हैं, ऑप्शंस एक दूसरे से मिलते रहते हैं, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। और इस क्वेश्चन को, इस कोटेशन को आप रख लीजिए, आप अपने माइंड में रख लीजिए। Thy soul was like a star and dwelt apart. तो ये जो लाइंस है ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोली है जॉन मिल्टन के लिए। ऑप्शन सी हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर है। एंड जो ये बुक किस बुक में बोली है? इन द बुक लंदन, वर्ड्सवर्थ की बुक थी, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दे रही हूँ आपकी, लंदन 1812 में, ठीक है, 1802, इसका पूरा टाइटल यही था, लंदन 1802, और दिस लाइन वाज सेड इन दिस बुक, इसी बुक में ये लाइंस बोली गई हैं जॉन मिल्टन के लिए। नंबर 20 क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। और फ्रेंड हम आगे भी डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ में, ठीक है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट इसलिए कि आपको क्वेश्चंस तो ये बहुत बारी आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट जो एक्सप्लेनेशन होते हैं या फैक्ट्स होते हैं वो भी जरूर आप ध्यान रखिए, क्योंकि कभी भी एग्जाम में आप, जैसे वो लास्ट क्वेश्चन की मैंने बात की, क्वेश्चन नंबर 19 की, तो ये लाइंस ऐसे भी पूछी जा सकती हैं कि, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, विलियम वर्ड्सवर्थ स्पीक्स इन हिज द फेमस लाइन Thy soul was like a star and dwelt apart about जॉन मिल्टन, मिल्टन के बारे में ये लाइंस वर्ड्सवर्थ ने बोली है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि किस वर्क में ये लाइंस उन्होंने बोली है, तो आपको पता होना चाहिए उस वर्क का नेम भी कि किसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने जॉन मिल्टन के लिए ये लाइंस डेडिकेट की हुई हैं। तो वो वर्क जो था वो लंदन 1802 था। तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी कि 20 क्वेश्चंस की, तो आगे आने वाले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2016 के पेपर में हो चुके हैं, 13 में हो चुके हैं, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे उसके एक्सप्लेनेशंस के साथ में, और एक ये क्विक रिवीजन होगा आपके एग्जाम का, आपके एग्जाम से पहले का रिवीजन ये है। तो मिल्टन के पैराडाइज रिगेन का थीम किससे लिया गया है, आपको इसका आंसर देना है। और 20 नंबर क्वेश्चन का जो ये मतलब है, जो यहाँ पे मेंशन है, वो है कि मिल्टन्स पैराडाइज रीगेन टेक्स इट थीम फ्रॉम, आपने आंसर भी दे दिया होगा। और आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल इज द वर्क या एक तरीके का टाइटल था, एक तरीके का सब्जेक्ट मैटर था, जहां से पैराडाइज रीगेन्ड को का एक सब्जेक्ट मैटर या थीम इससे अडॉप्ट किया गया है। और पैराडाइज रीगेन की बात करें तो दिस इज द फॉलोइंग वर्क ऑफ द जॉन मिल्टन, जो कि जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट के बाद इसको पैराडाइज रीगेन को लिखा था, और जो ये पब्लिश हुआ था 1671 में पब्लिश हुआ था। ये अभी आप इसको ध्यान दीजिएगा सैमसन एगोनेस के साथ में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात की रिलेटेड टू
यूपीटीजीटी इंग्लिश पेपर से रिलेटेड जो कि 2016 में हो चुका है। तो इम्पोर्टेंट राइटर्स के बारे में डिस्कस किया। मैं आपको ऑलरेडी फिर से बता दे रही हूँ, एक बार रिमाइंड करा दे रही हूँ कि आगे आने वाले सेशंस में हम कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, प्ले से रिलेटेड जो कि विलियम शेक्सपियर के और जॉन गाल्स वर्दी के हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स जो कि वर्ड्सवर्थ एंड जॉन मिल्टन ने लिखे हैं, उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे, कोटेशंस भी डिस्कस करेंगे अपने आगे आने वाले वीडियोस में। तो बने रहिएगा। अभी आपको एक वीडियो और मिलेगा आज के दिन, मैं उसको अपलोड करूंगी इसी चैनल पे, और उसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे यूपीटीजीटी इंग्लिश से रिलेटेड। तो बने रहिए चैनल के साथ में, एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस।